वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग ब्रोज टू सरकारी। आज की वीडियो में आपको सीधा बताने वाला हूँ। जो आज हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कोई भी अगर एस्पिरेंट हो, भले ही वो एसएससी का हो, भले ही वो बैंकिंग का हो, भले ही वो रेलवे का हो, और भले ही वो यूपीएससी का हो, उनको सबसे पहले एनसीईआरटीज क्यों पढ़नी होती है। लाइक जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स होते हैं उनको तो पता होता है कि उनको अगर किसी भी चीज़ को समझना है तो पहले उनको एनसीईआरटीज में डीप डाइव करना पड़ेगा। वहीं से उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद वो अपनी एडवांस बुक जैसे कि आपकी स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, और जो भी बुक्स हैं वो सारी की सारी, जैसे राकेश सिंह हो गई, वो वाली बुक्स सारी की सारी, आर्ट एंड कल्चर, जो भी उनको पढ़ना है वो बाद में पढ़ते हैं। पहले उनको एनसीईआरटीज करनी पड़ती है और लोग करते हैं। बट भले ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो एसएससी के एस्पिरेंट है, बैंकिंग के और रेलवे के, वो ये चीज़ नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, वो सीधा क्या करते हैं, किसी टॉपिक को उठाते हैं, उसमें डेप्थ में पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने सारी डेप्थ कवर अप कर ली। बट फिर वो किसी दूसरे टीचर के पास जाते हैं, जो दूसरे टीचर होता है वो उनको थोड़ी और डेप्थ में चीज़ें बताने लगता है और उनको लगता है कि ये टीचर ज़्यादा बेटर है। बट वो भूल जाते हैं कि जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ा रहे हैं, उन सबका जो सोर्स रहेगा वो एनसीईआरटी ही रहेगा। सर ऐसा तो नहीं है कि सबका सोर्स सर एनसीईआरटी होगा, किसी का तो कुछ और भी हो सकता है। देखो, अगर कोई चीज़ एनसीईआरटी में गलत लिख गई, मान लेते हैं मिसप्रिंट हो गई, कोई गलती हो गई, बाद में जाकर उसको सही करना हुआ, बट मान लो कोई चीज़ अगर गलत थी और वो आपके एग्जाम में आ गई, तो फिर आपके आंसर को सही माना जाएगा क्योंकि वो चीज़ एनसीईआरटी में लिखी होगी। बट अगर आपका कोई और सोर्स है, वहां से अगर चीज़ गलत हो गई, तो फिर जरूरी नहीं कि एग्जाम आपकी उस चीज़ को सही माने, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो हम लोग पब्लिश नहीं कर रहे, वो कोई राइटर पब्लिश नहीं कर रहा, उसको गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है। इस बात को समझिए। तो एनसीईआरटी जो चीज़ है ना, वो आपको प्रूफ देती है, वो आपको रिलायबल बनाती है, और वो बेसिकली जो चीज़ है वो ट्रस्टेड सोर्स है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि कहीं ये चीज़ गलत तो नहीं है, कहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं है। क्योंकि जितनी भी चीज़ आप जितना भी बेसिक बनाएंगे, भले वो पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे और किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे, तो आपको लगेगा ये चीज़ हुई कैसे, इसके बारे में मुझे पता क्यों नहीं है, और क्या ये पूरा टॉपिक जब मैंने पढ़ लिया, किसी अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ लिया, क्या ये इनफ है, क्या इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसकी गारंटी मुझे कौन देगा। तो उसी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। और ये नहीं कि आपने सिर्फ क्लास 6 की उठा दी, क्लास 7 की उठा दी, आपको एटलीस्ट क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। बट अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 11th और 12th की भी कुछ बुक्स पढ़नी पड़ती है। तो सर एक बात बताइए, हम लोग एसएससी, बैंक और रेलवे वाले इन चीज़ों को क्यों करें। सुनो हमारी बात। क्योंकि जो एसएससी, बैंक और रेलवे वाले स्टूडेंट्स हैं, वो कभी भी, पहली बात तो आप लोग जीएस से डरते हो, और मैं भी डरता हूँ। और क्यों डरते हो? क्योंकि आप एनसीईआरटी से पढ़ते ही नहीं हो। आप एनसीईआरटी को बेस नहीं मानते हो। आप बेस मानते हो कि किसी टीचर के जो लोकल लेक्चर हो गए वो बेस हो गया, और उसी टीचर के जो एडवांस लेक्चर हो गए वो सब हो गया, और उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। हम सारे पीवाईक्यूज लगा ले, हम हर तरीके के क्वेश्चन लगा लेंगे, हम कम से कम सर 100 सोर्सेज से पढ़ लेंगे, बट उसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं आएगा। और यही आप लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो पहली बात यह है कि अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हो तो एग्जाम आपको इग्नोर करेगा। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई ऑब्वियस है कि हो जाएगा अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। बट एक बात मान लो कि जो भी आप रिसोर्सेज पढ़ रहे हो, जो भी आप नॉलेज पढ़ रहे हो, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के बेसिस पर ही बनी है। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही पढ़ा रहा है। तो इस बात को याद रखिए कि जब सारे लोग आपको उसी बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना आप एनसीईआरटी को ही पढ़ लें। आप कम से कम 2-3 महीने देके पूरी एनसीईआरटी को एक बार डेप्थ में कवर कर लें, और उसके बाद अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, 70 से 80 से लेकर 90% तक वो टॉपिक आपको पहले की एक चीज क्लियर होगी। ठीक है, और उसके बाद आप कितना भी उसके बारे में एडवांस पढ़ेंगे तब भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात मैं क्या बताऊं, जो भी यूपीएससी वाला एस्पिरेंट है वो उसको तो पता ही है कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे तो आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, और बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कितने भी एडवांस टॉपिक किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, आपको घंटा समझ में नहीं आएंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, और बस इतना ही होता है। बाकी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो में सीरियस है और आप जानना चाहते हैं कि सर एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्यों है और सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना स्किप करके जा सकते हो, और काफ़ी लोग चले भी जाते हैं। एनसीईआरटी बुक्स आर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अकेली किताबें हैं। क्योंकि अगर आप इनको एकदम एक बार पढ़ लेंगे और 12th तक पढ़ लेंगे तो मोर देन इनफ होगा। जैसे देखो, आपके स्कूल में अगर कोई चीज़ पढ़ाते हैं, जैसे आपको पता होगा हिस्ट्री आपको क्लास 6 में पढ़ाई गई, 7th में, 8th में, 9th में, वो भी एनसीईआरटी के पैटर्न से बनाई जाती थी। मतलब अलग अलग पब्लिकेशन हो सकता है आपके पास, बट स्टिल जो भी आपको नॉलेज मिलेगी वो एनसीईआरटी के बेसिस पे थी। बट अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई गई, आपके स्कूल में वो बेसिस स्ट्रॉन्ग, देखो आप समझो ना कि अभी आप जो दोबारा टॉपिक पढ़ रहे हो, ये आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। बल्कि ये क्लास 6, 7, 8 में था, सेम टॉपिक दिल्ली सल्तनत भी था, सेम मुगल्स भी थे, और उससे पहले की अगर टॉपिक्स की बात करेंगे तो बुद्धिज्म था, जैनिज्म था। बट आपको इनके बारे में याद क्यों नहीं आ रहा? नहीं नहीं सर, हमें थोड़ा थोड़ा याद है बट पूरा याद नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 नहीं पढ़ा, और भाई एसएससी में 10th से ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं,
फैक्चुअल चीज़ें आती है। अगर आप क्लास 6 से लेकर 10 तक की सारी चीज़ें एक बार कवर कर लेंगे एनसीईआरटी से, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 80 to 90% आपको सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। स्ट्रेटेजी के वाला पोर्शन अलग होता है, अगर आप उसको जनरल नॉलेज भी उठा लेंगे तब भी आपकी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, बाकी चीज़ें तो सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन में लेट होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और ये होगा। अब एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ के देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ। आप सुनिए, जो एनसीईआरटी से वो आपका फाउंडेशन बनाएगी और आपको जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी देगी, जो कि कोई नहीं दे सकता। एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में, भले वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस हो। और यही 4 टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, ये 5 टॉपिक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जिसको आप लोग जनरल स्टडीज बोलते हैं ना, कि सर जनरल स्टडीज नहीं हो रही, जीएस नहीं हो रही, बहुत दिक्कत आ रही है। एक बार देखो तो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ तो लो, एक बार भूल जाओगे आपको एडवांस लेक्चर जानने हैं। आपको कभी कभी लगता होगा कि सर एडवांस लेक्चर पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं सर, क्या इतना सारा पढ़ना होगा, तो फिर कभी डिफाइन नहीं होगा सिलेबस। और जो एनसीईआरटी से उनमें सिलेबस डिफाइंड है, आप उनको पढ़िए एक बार, एटलीस्ट उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश तो करिए। अब अगर आप एग्जाम देने वाले 1 महीने के अंदर, तो फिर एकदम एंड मोमेंट पे शिफ्ट मत करिए। ठीक है, एग्जाम दे लिया, अब आप फ्री, अब आप सोच रहे हैं कहाँ से स्टार्टिंग करें, पहली बार स्टार्ट कर रहे हो एसएससी को, तब आप एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो सकते हैं। भैया एनसीईआरटी कराएगा कौन यूट्यूब? देखो भाई, जिनको पता है कि एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है, वो लोग पहले ही यूट्यूब पे एनसीईआरटी करा रहे हैं, और अपने चैनल पे भी एनसीईआरटी हो रही हैं, भले वो ज्योग्राफी हो, भले वो पॉलिटी हो, भले वो हिस्ट्री हो। अब जो एनसीईआरटी क्लास 6 के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो उन्हीं को मैंने डेप्थ में कवर अप कर रखा है, प्लस आपको नोट्स भी दे रखे हैं। मैं सारे नोट्स अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, यूपीएससी एंड एसएससी क्वेश्चंस ऑफ इन द फंडामेंटल्स, नॉट जस्ट एडवांस फैक्ट्स। जो यूपीएससी और एसएससी वो एडवांस फैक्ट्स नहीं मांगता, आपको फंडामेंटल जानता है, आपसे नॉर्मल चीजें पूछता है जो कि आपको आनी चाहिए। मेंस और प्रीलिम्स प्रीलिम्स के बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मेंस के बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मोर देन 60 to 70% आप इनसे बना पाएंगे। यूपीएससी के लिए अगर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी एकदम डेप्थ में कवर अप करके जा रहे हैं, तो समझिएगा आपका 80 to 90% सिलेबस, सॉरी 60 to 70% सिलेबस बेस सही हो गया। और उसके बाद आपको एडवांस बुक्स तो एक बार छूनी ही पड़ेंगी, और उनसे जब आप एडवांस बुक छूते हैं तो उससे पहले जो आपका क्लैरिटी बनी होती है, जो आपका बेसिक होता है, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उन एडवांस बुक को देख के आपको ये नहीं लगता कि आपने कुछ नई चीजें पढ़ ली, क्योंकि उसमें फिर आपको सारी एक एक चीज समझ में आ जाएंगी। क्लास 11th और 12th में वही चीजें आप एड अप करके ज्यादा चीजें देते हैं। देखो, द प्रोग्रेस हेल्प एस्पेंट एंड अवॉइड गैप्स एंड नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 to 10 हिस्ट्री बिल्ड्स द बेस, ये आपका बेस बनाएगी, वाइल क्लास 11th या 12th क्या करेगी, ये डेप्थ डालेगी इन चीजों में। ठीक है, मेन चीज इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटीज आर पब्लिश्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मेकिंग देम ऑफिशियल, एरर चेक्ड एंड ट्रस्टेड सोर्स। यही बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो आपको कभी सोचने की नीड नहीं है कि यार ये तो गलत लिखा है यहाँ पे। अगर गलत लिखा है तो भाई वो एग्जाम में आपका सही होगा, बस ये से याद रख लो। बट अगर किसी टीचर से पढ़ के आओ तो हो सकता है उसने गलत पढ़ा दिया और एग्जाम में जाके आपका नंबर गिर जाए। बट एनसीईआरटीज धोखा नहीं देंगे आपको, इस बात को याद रखिए। और जो चीज़ धोखा नहीं देगी तो वहीं जाओ ना, क्यों फालतू टाइम पच्ची कर रहा हूँ। और मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और जिनके पास टाइम है, जो सच में मतलब बार बार सोच रहे हैं कि सर गलती कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, हमारे एडवांस लेक्चर तो हम पढ़ रहे हैं, पूरे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, पुराना रिवीजन कर रहे हैं, 10-10 घंटे के हम लोग मैराथन ले रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है, तो गलती यहाँ हो रही है। ठीक है, और जो एसएससी है, अब वो एग्जाम है भाई, अब आपको पता है फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी पड़ती है, बट आप ये सोचेंगे कि हम सर फैक्चुअल पढ़ते रहेंगे तो सारा हो जाएगा। नहीं भाई, एक बार आपको डेप्थ में चीज़ें कवर अप करनी चाहिए, आपको डेप्थ में चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और अगर आप एक बार डेप्थ में चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको फैक्चुअल चीज़ें तो वैसे ही लर्न हो जाएंगी। ओके, ये कभी मत सोचना कि सर हमको पढ़ना ही और फैक्चुअली पढ़ना है तो सर डेप्थ में पढ़ के करेंगे क्या, हमें थोड़ी सर यूपीएससी देना है। लेकिन आप एक बार तो देखो, फैक्चुअल लर्न करने में आपको जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम आपको लगेगा कि आप एक बार डेप्थ में चीज़ें पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो फैक्चुअल डाटा है वो आपको वैसे ही याद रहेगा। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो पीसीएस एग्जाम वगैरह हो, सारे के सारे एनसीईआरटीज के फंडामेंटल्स पे बने रहते हैं। बस मैं ये आपको बताने वाला था। बाकी जो इंपॉर्टेंट बुक होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, रमेश सिंह फॉर इकोनॉमिक्स, तो ये जो बुक्स हैं ये आप बाद में पढ़ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, वो बोलेंगे कि ये बुक तो सर हमने कभी देखी नहीं, या फिर इन बुक के बारे में सुना है बट सर हमने कभी ट्राई नहीं किया, इनको तो यूपीएससी वाले करते हैं। भाई देखो, अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें होती हैं, बस अगर आप अंडरस्टैंड बेटर कर लेंगे तो दिक्कत क्या आएगी, जीएस में आप पूरा स्कोर कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप भैया फिर यूपीएससी भी बाद में दे सकते हो, पर सर हमें तो यूपीएससी देनी ही नहीं है, हमें तो यही करना है, तो भाई तुम एनसीईआरटीज कर लो, क्लास 6 से लेकर सिर्फ 10th तक की कर लो, 11th-12th की मत छुओ, बट क्लास 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटीज कर लोगे तो मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि
आपको खुद मजा आ जाएगा। आप समझ जाओगे ना कि टॉपिक्स के यार जितने भी टॉपिक्स थे सारे के सारे एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, सारा बेसिक मिल जाएगा, सारा एडवांस मिल जाएगा, एक एक पॉइंट मिल जाएगा, एक एक टर्म्स मिल जाएंगी। आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे थे इतने दिनों से। ठीक है, बस इतना ही मुझे बताना था। बाकी मैं बता दूं कि अपने चैनल पे एनसीईआरटी वैसे ही कवर हो रही है। इन शॉर्ट्स एनसीईआरटी डिक्शनरी आपकी फाउंडेशन और रोड मैप है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, दे गारंटी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ऑथेंटिसिटी, ठीक है, एंड एग्जाम रेलेवेंस। स्किपिंग देम इज लाइक ट्राइंग टू बिल्ड अ हाउस विदाउट लेइंग द ब्रिक्स। वही बात है कि अगर आप उनको स्किप करके सोच रहे हो कि हमारा हो जाएगा, तो भाई देखो हो जाएगा, हो ही जाएगा बस। और कैसे होगा वो आप जान रहे हो। फिर आपको खुद पता चलेगा भैया 3 अटेम्प्ट काहे लग रहे हैं, भैया 6 अटेम्प्ट काहे लग रहे हैं, भैया अटेम्प्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, भैया जीएस में स्कोर ही नहीं बढ़ता। क्यों एसएससी का बच्चा रोता है इसलिए कि भैया जीएस नहीं हो रही, जीएस नहीं हो रही। पता चलेगा ना क्यों नहीं हो रही है। कभी कोशिश करिए नहीं। चलो आपको दिखा देते हैं एनसीईआरटी के नोट्स हम लोग कैसे कवर अप करा रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे एनसीईआरटी करा रहे हैं, बट मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ से पढ़िए, दिखाते हैं। बाकी आपकी इच्छा होगी, बाकी पूरी आपकी इच्छा होगी कि आप पढ़ना चाहें कि ना पढ़ना चाहें। देखो ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 6 का। ये चैप्टर 1 है, व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड व्हेन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि चैप्टर के की टर्म समझे। ये इंपॉर्टेंट की टर्म जो आपके बार बार आपके सामने आते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पूरे चैप्टर में कभी भी ये सामने आए तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। बीसी क्या होता है, सीई क्या होता है, बीसी क्या होता है, और ये आपने सब पढ़े होंगे। और आपको एसएससी में लग रहा होगा सर हमारे सर ने तो बड़ी अच्छी बात बताई थी कि एडी क्या होता है, बीसी, सीई, सर इनका फुल फॉर्म ये तो सर अलग अलग नहीं है, कॉमन है। क्लास इसके पहले चैप्टर में सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, गंगा वैली, मगध, एडी, एनोडोमिनो, न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, ये काफ़ी बार देखने को मिलेगा आपको, है ना। ये सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। फिर ये मैप आपको याद होना चाहिए था, पर सर ये हमने मैप कभी पढ़ा ही नहीं। अब पढ़ा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने चीज़ को स्किप किया है। अब कोई आपको अलग टॉपिक में पढ़ा देगा, बोल देगा ये देखो गारो इसकी जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कहोगे हाँ सर इंपॉर्टेंट होगी, इससे क्वेश्चन आएंगे। अरे क्वेश्चन इसलिए आएंगे क्योंकि एनसीईआरटी का चैप्टर 1 में है, और ऊपर से यहाँ पे सबसे पहले आके लोग वगैरह बस है। ये जो 6 चीज़ें देख रहे हो ना, 6 इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे यहाँ लिखे तो नर्मदा वैली, सुलेमान, किरताल, विंध्यास, इंडस ट्रिब्यूटी, गंगा ट्रिब्यूटी, इनके बारे में आना चाहिए। बट वही चीज़ है कि आप पढ़ के ही नहीं गए, फिर बाद में कहने लगोगे कि सर एसएससी का सिलेबस डिफाइंड नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन करते, तो फिर ड्रामे होंगे आपके साथ, जो कि हमेशा से होते रहे वही ड्रामे होंगे। तो मैं बस आपको दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप से हम लोगों ने चीज़ें कवर अप की हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल लेके किसी एक चैप्टर को उठा के आपको बताते हैं कि कैसे चैप्टर कवर करे हैं हमने। चलो चैप्टर नंबर 7 ये चल रहा है, इसी को उठा के बता देते हैं कि अगर आप कहीं से भी कवर करना चाहो कर सकते हो, बट अपने यहाँ से करोगे तो फ़ायदा क्या रहेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर का बैकग्राउंड जानते हैं। ओके, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। फिर हम लोग जानते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ मगध, क्योंकि ये टॉपिक मगध था। फिर हमने की टर्म जाने चैप्टर के जो कि इंपॉर्टेंट उनको पता होने चाहिए थे। फिर हमने इंपॉर्टेंट टाइमलाइन जानी मौर्यन एम्पायर की। अब चैप्टर का बेसिक आप जान चुके हो, अब हम लोग चैप्टर पर डाइव करेंगे। तो पहले मैप वगैरह समझ लो, ठीक है। और उसके बाद प्री मॉडर्न क्या था, क्योंकि मॉडर्न पढ़ा हो तो पहले प्री मॉडर्न पता होना चाहिए। अब जो इतना एडवांस है, हो सकता है कि आपको जो टीचर एडवांस लेक्चर्स पढ़ा रहा है वो इतना भी ना पढ़ा रहा हो, प्री मॉडर्न के नाम पे बस बिंबिसार बता रहा हो, 2-4 चीज़ें बता रहा हो। अब ये जो चीज़ें ये हम लोगों ने एनसीईआरटी में कवर कर रखी है। अब ये जो चीज़ें हैं ये हो सकता है कि आप एसएससी का एग्जाम इससे भी कम पढ़ के देने जाते हो, है ना, इस बात को समझो। बट ये सारी चीज़ें और इन सब की वीडियोस पहले ही अवेलेबल है, इनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ कि इन सबको कम से कम करके जाओ। सिसुनाई डायनेस्टी होगी, कालासो हो गया, नंदा डायनेस्टी होगी। इसके बाद देखो फिर बैटल ऑफ हाइडास्पेस को बैटल ऑफ झेलम भी बोलते हैं। मॉडर्न एम्पायर क्या है, फिर अशोका द ग्रेट कौन है, कलिंग वॉर क्या है, कलिंग वॉर के सारे इंपॉर्टेंस ये देखो। अब बेसिक कवर करना इतना इंपॉर्टेंट है कि कलिंग वॉर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी डेट ऑफ प्लेस क्या थी, इसमें सामने से कौन लड़ रहा था, कोर्स ऑफ द वॉर क्या था, कैजुअलिटीज कितने लोग मरे, इम्पैक्ट क्या पड़ा उसको। अब ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये टॉपिक आप कहीं ना कहीं जोड़ दे तो आप सारा टॉपिक एक ही जगह रखोगे ना। देखो एनसीईआरटी से नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा, सीधी बात है। क्लास 6-7 में एकदम लिमिटेड चीजें दे रखी है, आपको टॉपिक उठाना और उसी टॉपिक पे एकदम डीप डाइव कर देना है। हम लोगों ने वही किया है, किसी टॉपिक को उठाया डीप डाइव कर दिया। सर ठीक है सर, जो आप बता रहे हो तुमको समझ में नहीं आ रहा, आप ज्योग्राफी दिखा दो। चलो ज्योग्राफी के आपको नोट्स दिखा देते हैं। सारे नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पे एक लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये पॉलिटी, चलो पॉलिटी के भी देख लो भाई नोट्स। और क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं, अच्छा मेन चीज मैं आपको क्वेश्चन दिखाना भूल गया। चैप्टर देखेंगे, इंपॉर्टेंट की टर्म डेफिनेशन देखेंगे, बेसिक समझेंगे चैप्टर का, फिर डेप्थ समझेंगे। ओके समझ लिया। उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस देखो अब पॉलिटी है तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स और आर्टिकल जो भी चैप्टर से रिलेटेड वो सारे हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हार्ड वोकेबलरी टर्म्स अगर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम आई हो, लेकिन ये है क्वेश्चन हम लोग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल अब पूछना स्टार्ट कर चुका है, बट यूपीएससी हमेशा से ऐसे ही पूछता था। तो हम लोग इसी टाइप के करते हैं, और ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी क्योंकि जिन्होंने लेक्चर देखे वो इस टाइप के क्वेश्चन बना पाते हैं। अब वो एमसीक्यूज वाली बात ही नहीं रह गई यार। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एमसीक्यूज कैसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये बताओ मुझे।
इस बात को समझो। और इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन तो हमको आते ही नहीं है, ये तो बहुत हार्ड हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 कड़ी के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बट मेन चीज़ है पढ़ना तो शुरू करो। ठीक है भाई साहब, पढ़ना तो शुरू करो। सारे चैप्टर के नोट्स ऐसे ही हैं, सारे नोट्स चाहिए अवेलेबल हैं चैनल पे, फ्री में अवेलेबल हैं, कुछ दिन बाद पेड हो जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और सारी क्लास 6, 7, 8 तक की एनसीईआरटी हम लोग कवर अप करने वाले हैं, फिर एडवांस के लिए कुछ और देखेंगे। फिलहाल 6, 7 की कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला था, चलो अच्छा हाँ, जियोग्राफी की एनसीईआरटी दिखाने वाले थे आपको। एक सेकंड रुकिएगा, क्लास 6 जियोग्राफी की एनसीईआरटी देख लो भाई। अब हो सकता है जियोग्राफी आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ी हो, काफ़ी जगह से पढ़ी हो सकता है कि आपको बेसिक पता हो। तो चलो बता देते हैं कि बेसिक आपको चैप्टर 1 में जो चैप्टर 1 था वो था द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। कि अर्थ एंड द सोलर सिस्टम के बारे में आपको कम से कम क्या क्या पता होना चाहिए था। जियोग्राफी क्या होता है, जियो क्या होता है, ग्राफिया क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है। डिवीजन कैसा है जियोग्राफी का, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है, स्टार्स क्या है, कॉन्स्टलेशंस कौन कौन सी है, कौन सी कॉन्स्टलेशन कैसे दिखती है, कहाँ पे दिखती है, उनका दूसरा नाम क्या है, जैसे द हंटर को ओरियन बोलते हैं, ऐसे देख लेना। इसको ये भी बोलते हैं कि ये विंटर में विजिबल होती है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए थी। बट अगर डेप्थ में पढ़ना है तो इन्हीं के बारे में 4-4 पॉइंट आपको आनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इन्हीं के बारे में अगर आप 5-5 पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो यूपीएससी का आपका प्रीलिम्स वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेगा। ठीक है, फिजिक्स और मूव समझ लो। अब इनको थोड़ा सा आप डेप्थ में, बस हल्का सा डेप्थ में पढ़ लो। बाकी कई लोग तो एसएससी में इतना ही पढ़ के जाते हो सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं। अगर काफ़ी लोग आपसे बोलेंगे कि भैया हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो सिलेक्टेड आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं एनसीईआरटी पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। बट आपको अगर अपना टाइम बचाना है तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि उनसे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला है। उनसे बाहर क्या आएगा, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, हर एक चीज़ मिलेगी, तो बाहर क्या ही आएगा आप ये समझो ना। प्लूटो प्लेनेट क्यों नहीं है, सोलर सिस्टम क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट सोलर सिस्टम के बारे में जान लो, ये क्या होता है। ठीक है, ओट क्लाउड क्या होता है, ये सारा का सारा आपने पढ़ रखा होगा। मुझे उम्मीद है क्लास 6 के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, अभी हम लोग 7th पे नहीं गए, 8th पे नहीं गए, 9th पे नहीं गए, 10th पे नहीं गए, और यहाँ पे भी आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आंसर कर दो अगर आता है तो। ठीक है, ये समझो ना, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखे और इजीली कर पाओगे, मुझे तो नहीं लगता कोई उम्मीद आएगी, कोई दिक्कत आएगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ही समझ लो, डिस्पाइट बीइंग फार्दर फ्रॉम द सन व्हाई वीनस इज हॉटर देन मरकरी। अब वीनस मरकरी से ज़्यादा क्यों करा मैं, बल्कि वो तो दूर है, इस बात को समझो। अब आप सोचो सर हमें क्या करना है, हमने तो याद कर लिया। अरे भाई एक बार जान लो तो दिक्कत क्या हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा सिर फट जाएगा, इतनी नॉलेज हो जाएगी। तो बस इस बात को समझो कि अगर उस चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हो तो ले लो। सर इतनी सारी नॉलेज का हम क्या करेंगे। अरे तुम हजारों पीडीएफ रखे हो फोन में से, पता है तुमको। तुम ज्योग्राफी के 10 जगह के पीडीएफ डाउनलोड कर रखे हो। एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लोगे तो कोई पीडीएफ की नीड नहीं पड़ेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे थोड़ा ध्यान दे लो अगर देना चाहते हो। बाकी पूरी पूरी आपकी इच्छा है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़िए। ठीक है, बस मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो एक बार में आपका टाइम बच जाएगा, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। बस इतना ही मुझे बताना था। बाकी समझने वाले समझ जाए, नहीं समझने वाले ना समझें। ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, एनसीईआरटीज़ के सारे लेक्चर है। ये जो नोट्स है ना, इन सबको मैंने एक्सप्लेन किया है, सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, डेप्थ में सारी चीज़ें हैं चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्ट्रेटेजी चैनल पे पड़ी हुई है, 365 डेज में पूरा खुद को कैसे बदले, 4 महीने में पूरा सिलेबस कैसे करें। ग्रुप पे जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे हम लोग डेली सुबह योगा करते हैं 5 बजे, मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा एडवांस रहें और लोगों से थोड़ा आगे रहें। क्योंकि सिलेक्शन तो सब लेना चाहते हैं, बट खुद की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दोगे तब तो 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे पढ़ पाओगे। यूएल पंटा वाले ग्रुप पे जुड़ना हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे जुड़ना है। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि सीरियस रहते हैं, 8-8, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। अगर आप उनको पढ़ते हुए देखेंगे तो आपका भी मन लगेगा। बेसिकली ये जो चैनल है ब्रोज कार्टू सरकारी, ये आपको डिसिप्लिन देता है और साथ ही में ये आपको बेसिक से एडवांस तक चीज़ें कैसे कवर करें वो कराता है। तो ये चैनल अगर आपको मिला है तो ये समझो कि जन्नत मिली है, इस्तेमाल कर लो। मैं चैनल की कैसे तारीफ करूँ एक बार देख लेना। बाकी आपकी इच्छा जैसा करे, आपको लगे कि हाँ सर चैनल वर्थ इट है तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं लगे तो टोटल आपकी इच्छा है, जहाँ से पढ़ते थे वहाँ से पढ़िए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आप सबको शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एक बार प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ विजिट करिए टेलीग्राम को, विजिट करिए व्हाट्सएप गर्ल्स ग्रुप को, वॉइस ग्रुप को, डाउट ग्रुप को। सारा का सारा अवेलेबल, सारी की सारी लिंक आपको मिल जाएगी। एक बार प्लीज़ वीडियोस को देखिए, एक बार प्लीज़ पीडीएफ को चेक करिए, एक बार प्लीज़ नोट्स को देखिए। बाकी फिर आपकी इच्छा है, 5 मिनट का टाइम लगेगा, 10 मिनट का टाइम लगेगा। और हो सकता है ये जो 365 डे चैलेंज जो कि हम लोग बोल रहे हैं 4 महीने में, आपको डेली सुबह टारगेट दे देता हूँ कि ये टारगेट आप दिन भर में कर लीजिए, ये टारगेट दिन भर में कर लीजिए, और आपका 4 महीने के अंदर पूरा सिलेबस होगा। उसके बाद हम लोग रिवीजन फेज पर जाएंगे, वो सब भी करेंगे। अगर ये सब करना है तो एक बार प्लीज़ 10-15 मिनट चैनल को दे दो, अच्छे से रिसर्च कर लो चैनल के बारे में। चैनल के बारे में सबको देख लो, टेलीग्राम पर मैसेज कर लो, किसी से कुछ भी पूछ लो, वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हो वगैरह, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा। बस इतना ही बोलना था, बाकी बोलने को तो बहुत सारी चीज़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट सभी को, ख्याल रखिएगा और शेयर कर दो इस वीडियो को, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट मिलता है। और प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स कर दो अगर बीटीएस की फैमिली इस चैनल को देख रही है तो। ठीक है, और मैं सारे बीटीएस के मेंबर्स को जानता हूँ। वैसे बीटीएस मतलब होता है ब्रोज कार्टू सरकारी, ओके, चैनल का नेम है।
तो BTS मेंबर अगर कोई इस वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ दो और बता दो कि 365 डे चैलेंज है क्या और क्या NCERTs पढ़ के आपको बेटर लग रहा है या नहीं लग रहा है।